नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। श्रीनगर के ज्यादातर इलाकों से कर्फ्यू हटा। राजनाथ सिंह स्थानीय संगठनों से आज करेंगे मुलाकात। सेना प्रमुख का जवानों को संयम बरतने की नसीहत। राष्ट्रवाद बीजेपी की पहचान, कोर समूहों की बैठक में बोले प्रधानमंत्री। कांग्रेस ने बताया वादों से ध्यान भटकाने की कोशिश। महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच जल बंटवारे का विवाद खत्म। गोदावरी 3 सिंचाई बांधों को लेकर हुआ करार। बांध की ऊंचाई कम करने पर तेलंगाना राजी। आईआईटी छात्रों के लिए हॉस्टल में रहना नहीं होगा जरूरी। 2020 तक 1 लाख छात्रों को मिलेगा एडमिशन। काउंसिल की बैठक में हर साल 10,000 सीटें बढ़ाने का फैसला। और बिहार में बाढ़ से 22 लोगों की मौत, बेघर हुए हजारों परिवार। औरंगाबाद में नाव पलटी, 20 से ज्यादा लोग लापता। गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज 2 दिन के कश्मीर दौरे पर जा रहे हैं। उनका दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब प्रधानमंत्री ने संविधान के दायरे में वार्ता की बात कही है। कांग्रेस ने सभी पक्षों से बातचीत की मांग दोहराई है। इस बीच श्रीनगर के कई इलाकों से कर्फ्यू हटा लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह महीने भर के भीतर दूसरी बार कश्मीर जा रहे हैं। वो वहाँ ताजा स्थिति की समीक्षा करेंगे। उनकी कई संगठनों से बातचीत होगी और इसमें शांति बहाली के उपाय तलाशे जाएंगे। केंद्र सरकार कह चुकी है कि वो उन संगठनों से भी वार्ता के लिए तैयार है जो सामान्य स्थिति बनाने में मदद करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी इस पहल का स्वागत किया है। तोड़ फोड़ पत्थरबाजी के साथ जो लोगों की तादाद है वो बहुत कम है। जो 95% हैं वो नहीं चाहते हैं तोड़ फोड़ हो, पत्थरबाजी हो, खून खराबा हो। वो चाहते हैं मसला जो है डायलॉग के जरिए हल किया जाए और मुझे खुशी है कि वजीर आजम ने इसका अच्छा रिस्पॉन्स किया। कांग्रेस ने भी गृह मंत्री की प्रस्तावित यात्रा का स्वागत किया है और कहा कि ताकत का इस्तेमाल करके कश्मीरियों का दिल नहीं जीता जा सकता। मैं नहीं समझता हूँ कि सिर्फ हम बंदूक का इस्तेमाल करके या लाठी चार्ज करके या टेयर गैस का इस्तेमाल करके या पैलेट गन्स का इस्तेमाल करके ही वहाँ शांति ला सकते हैं। शांति तो सिर्फ बातचीत से ही होगी। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गंभीर स्थिति को देखते हुए बीएसएफ के 2600 जवानों को घाटी भेजा है। 2004 के बाद श्रीनगर में बीएसएफ को पहली बार तैनात किया गया है। उसको हालत को ठीक करने में मदद मिलेगा। बाकी काफी देश के जो दुश्मन हमारे देश के खिलाफ जो लोग काम करते हैं वो लोग बिगाड़ने में लगे हुए हैं। उसको ठीक करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉय करना जरूरी है। वहीं हालात संभलने के बाद मंगलवार को श्रीनगर के अधिकतर इलाकों से कर्फ्यू हटा लिया गया। अनंतनाग शहर में कर्फ्यू जारी है। घाटी के अधिकतर इलाकों में लोगों की आवाजाही पर लगी पाबंदी भी उठा ली गई है, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह के दौरे से एक दिन पहले कल सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग ने 1 महीने के भीतर दूसरी बार कश्मीर के सुरक्षा हालात का जायजा लिया। सेना प्रमुख ने भीड़ पर काबू करने के दौरान जवानों से संयम बरतने और मानवाधिकारों का सम्मान करने पर जोर दिया है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने लोगों से हिंसा खत्म करने और शांति बहाली में सेना की मदद करने की भी अपील की। सेना प्रमुख नियंत्रण रेखा पर भी गए। उन्हें उत्तरी कश्मीर में सेना की घुसपैठ रोकने की कार्रवाई से भी वाकिफ कराया गया। पूर्व रक्षा मंत्री और कांग्रेस नेता ए के एंटनी ने कहा है कि कश्मीर के हालात बेहद गंभीर हैं और अगर तुरंत समाधान नहीं खोजा गया तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। कांग्रेस नेता के मुताबिक वहां युवाओं में अविश्वास और डर और गुस्सा है और इसे दूर करने के लिए तुरंत वार्ता होनी चाहिए। Explosive situation is developing there. So, on war footing, government must start acting. First send a all-part delegation, then start political dialogue, find a political solution. अमेरिका ने कश्मीर मामले पर दखल देने से फिर इनकार कर दिया है। अमेरिका के भारत में राजदूत रिचर्ड वर्मा ने कहा कि ये मसला संबंधित पक्षों को ही सुलझाना है। द क्विंट को दिए इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही।
उन्होंने इस बात को मानने से इनकार किया कि आतंकवाद को लेकर अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव नहीं बना रहा है। अमेरिकी राजदूत ने कहा कि पिछले 15 साल में अमेरिका ने लश्कर-ए-तैयबा समेत सभी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की है। अमेरिका ने पाकिस्तान को अपनी जमीन से आतंकवादियों का सफाया करने की नसीहत दी है। पेंटागन ने कहा कि ऐसा करना पाकिस्तान के हित में होगा। अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए पाकिस्तान को मिलने वाली $30 करोड़ की सहायता पर रोक लगा दी है। अमेरिका का ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब पाकिस्तान कश्मीर में तनाव बढ़ाने में लगा हुआ है। आतंकवादियों के खिलाफ पाकिस्तान के नरम रवैये पर अमेरिका में चिंता बढ़ती जा रही है। आतंकवादियों पर पाकिस्तान की कार्रवाई पर उसका भरोसा घटता जा रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने साफ कहा है कि आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई अमेरिका के साथ पाकिस्तान के हित में भी है। Well, we continue to have a close relationship with Pakistan with regard to terrorism and fighting terrorism. It's obviously in Pakistan's own interest and the United States' interest to combat terrorism in as many ways as possible. We'll continue to work closely with Pakistan. दरअसल पाकिस्तान ने हक्कानी नेटवर्क जैसे अमेरिका विरोधी आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई में हुए खर्च का ब्यौरा सौंपा था। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान को इसका प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया। इसके बाद अमेरिकी संसद ने पाकिस्तान को मिलने वाली $30 करोड़ की मदद पर रोक लगा दी। अमेरिका अब इस रकम को दूसरे कामों में लगाएगा। With regard to that $300 million, that was money that there was a deadline in terms of whether or not to transfer that money or to use that money in other ways, and it was determined that at this moment in time it was best to reprogram that money in another direction. अमेरिका ने कहा कि वो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तान को बाध्य करता रहेगा। दरअसल हक्कानी नेटवर्क ने अफगानिस्तान में अमेरिकी और भारतीय संस्थाओं को निशाना बनाया है। इसमें 2008 में काबुल में भारतीय मिशन पर हमला भी शामिल है। इसमें 58 लोग मारे गए थे। हालांकि फिलहाल अमेरिका की इस कार्रवाई का मकसद यह नहीं है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद को जो प्रश्रय दे रहा है उसे वह बंद कर दे, लेकिन भारत के लिए इसका महत्व यह है कि अमेरिकी महकमे में पाकिस्तान की एक बार फिर किरकिरी हुई है और भारत का जो आरोप रहा है आतंकवाद को प्रश्रय देने का पाकिस्तान के खिलाफ, उसे एक बार फिर बल मिला है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन राज ठाकुर के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद से निपटने के लिए विश्व समुदाय से एक होने की अपील की है। मंगलवार को दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के एक भवन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने एनएसजी की भूमिका की सराहना की। राजनाथ सिंह ने एनएसजी के लिए ढांचागत विकास, क्षमता निर्माण, कौशल विकास और प्रशिक्षण आकलन पर भी जोर दिया। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने एनएसजी को और बेहतर बनाने के लिए विदेशों के साथ तकनीक साझा करने पर जोर दिया है। दिल्ली में एनएसजी के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड से जुड़े लोगों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने का भरोसा दिलाया। दुनिया के दूसरे देशों में भी इसी प्रकार की कुछ स्पेशल फोर्सेज हैं। उन स्पेशल फोर्सेज के साथ भी हमारा इंटरेक्शन बने रहना चाहिए। कैसे और अधिक अपनी हम कैपेसिटी को, अपनी स्किल को और अधिक डेवलप कर सकते हैं, तो लगातार इसको हमें सीखते रहने की भी आवश्यकता होगी। इस मौके पर एनएसजी के महानिदेशक ने जवानों को आने वाली चुनौतियों से रूबरू कराया। एनएसजी में अब चैलेंज और भी बढ़ने वाली है, एंगेजमेंट और भी बढ़ने वाली है और हमें इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार रहना है कि हम लोग किसी भी टेररिस्ट चैलेंज को, किसी भी हाईजैक चैलेंज को मीट करने के लिए, फेस करने के लिए एनएसजी पूरी तरह से तत्पर है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड आतंकियों से मुकाबले के लिए खास दस्ता है जो कि एंटी हाईजैकिंग यूनिट के साथ बम को निष्क्रिय करने में माहिर है। एनएसजी का गठन 1984 में किया गया था। इस संगठन ने मुंबई, पठानकोट जैसे आतंकी हमलों से निपटने में अहम भूमिका अदा की है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रवाद को बीजेपी की पहचान बताते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से इस संदेश और एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया। बीजेपी की राज्य इकाइयों के कोर समूहों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तिरंगा यात्रा ने देश भर में अच्छा प्रभाव पैदा किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तिरंगा यात्रा ने देश में एकता और समरसता के खिलाफ काम करने वाली ताकतों को अलग थलग करके राष्ट्रीय एकता में मदद की है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों, राज्य अध्यक्षों और प्रभारियों ने भी शिरकत की। भारत के एकता, अखंडता और समरसता इसको बरकरार रखने में ये राष्ट्रीय अभियान, तिरंगा यात्रा का राष्ट्रीय अभियान बहुत ही अहम रहा। इसमें जो भाग लिए उन्होंने सबको धन्यवाद प्रेषित किया। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की आलोचना करते हुए इसे वादों और मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने याद दिलाया कि बीजेपी को राष्ट्रवाद की वजह से सत्ता नहीं मिली, बल्कि विकास, रोजगार, सुशासन और अच्छे दिन के वादों की वजह से जनता ने सत्ता सौंपी है। लेकिन प्रधानमंत्री अपने वादे भूल गए। कांग्रेस प्रवक्ता ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने भारत को एक राष्ट्र बनाने में कोई बलिदान, भागीदारी और सहयोग नहीं किया है, उन पर राष्ट्रवाद के प्रचारक के रूप में कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि देश में असहिष्णुता का माहौल अब भी बरकरार है। उन्होंने इससे निपटने के लिए बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों और पत्रकारों को आगे आने के लिए कहा। दिल्ली में मंगलवार को साहित्यकार और समाजवादी चिंतक प्रोफेसर रघुवंश की किताब के विमोचन के मौके पर उन्होंने ये बात कही। नीतीश कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जो वादे किए गए वो आज तक नहीं निभाए गए। कहा क्या आपने और किया क्या? कहिए, उसको कीजिए। अगर चुनाव के दौर में कहा गया कि हम किसानों को वह समर्थन मूल्य देंगे जो लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर होगा, तो भाई क्यों नहीं मिलता? संसद से पारित वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को गुजरात विधानसभा से मंजूरी मिल गई। जीएसटी विधेयक को पारित करने वाला गुजरात छठा राज्य बन गया है। हालांकि इस दौरान विधानसभा में स्पीकर ने कांग्रेस के 50 विधायकों को गतिरोध पैदा करने के आरोप में 1 दिन के लिए निलंबित कर दिया। ये विधायक ऊना दलित अत्याचार मामले की न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे। इससे पहले जीएसटी संशोधन विधेयक हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, बिहार और झारखंड से पारित किया जा चुका है। संसद के मॉनसून सत्र में दोनों सदनों से जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित किया गया था और इसे लागू करने के लिए 15 राज्यों का अनुमोदन जरूरी है। गुजरात में कांग्रेस ने मंगलवार को राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस का विरोध दलित उत्पीड़न, राज्य की गिरती कानून व्यवस्था, जूनागढ़ में पत्रकार की हत्या के विरोध में था। गांधीनगर में जनाक्रोश रैली को राज्य विधानसभा की तरफ से जाने से रोकने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान शंकर सिंह वाघेला, अर्जुन मोटवाडिया, पार्टी के कई दूसरे वरिष्ठ नेताओं समेत करीब 400 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। हालांकि कुछ देर बाद सबको रिहा कर दिया गया। जनता का आक्रोश आप देख रहे हो। गुजरात में वो हार रहे हैं, इसलिए चाहे दलित हो या पत्रकार हो, सभी के ऊपर हमले होते हैं। ये गुजरात मॉडल है जहाँ पे पत्रकार को भी मारा जाता है, दलित को भी पीटा जाता है, पाटीदारों को देशद्रोही बताया जाता है, आदिवासियों की जमीन छीनी जाती है। अगर अच्छे दिन है तो भाजपा के कुछ नेताओं के हैं, बाकी कुछ नहीं है। कांग्रेस ने राज्यसभा सांसद रिपुन बोरा को असम में पार्टी की कमान सौंपने का फैसला किया है। मंगलवार को पार्टी महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने इस बारे में बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर रिपुन बोरा के नाम पर मुहर लगाई है। रिपुन को पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अंजन दत्ता की मौत के बाद पदभार सौंपा गया है। बोरा असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष थे और असम सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। आईआईटी छात्रों के लिए अगले साल से हॉस्टल में रहकर ही पढ़ाई करना जरूरी नहीं होगा। आईआईटी में नॉन रेजिडेंट छात्र भी हो सकते हैं। इसे लेकर आईआईटी काउंसिल में सैद्धांतिक सहमति बन गई है। आईआईटी में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2020 तक 1 लाख हो जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में हुई आईआईटी काउंसिल की बैठक में सीटें बढ़ाने का फैसला किया गया है। अभी देश के 23 आईआईटी में कुल 72,000 छात्र पढ़ रहे हैं।
अब अगले साल से हर साल 10,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। इसमें अंडर ग्रेजुएट कोर्स की 4,000 और पोस्ट ग्रेजुएट की 6,000 सीटें हर साल बढ़ेंगी। साथ ही बीटेक छात्रों को शोध के लिए देश में रहकर ही काम करने के लिए प्रधानमंत्री फेलोशिप योजना दी जाएगी। इसके अलावा आईआईटी प्रवेश परीक्षा में विदेशी छात्रों को भी बैठने का मौका दिया जाएगा। आईआईटी को वैश्विक रैंकिंग में ऊपर लाने के मकसद से फैसला लिया गया है। We want more foreign students also here. More effective foreign and Indo-foreign collaboration will improve the perception and bring reality to the fore so that we get the correct ranking in the international ranking framework. मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में विलासिता कर संशोधन विधेयक पास हो गया। सरकार का दावा है कि इस बिल के पास होने से छोटे व्यापारियों को तो फायदा होगा ही, साथ ही सस्ते होटल में रुकने वाले लोगों को भी कम कीमत चुकानी होगी। विधेयक में सरकार ने संशोधन करके लग्जरी टैक्स स्लैब में बदलाव किए हैं। नए प्रस्ताव के मुताबिक टैक्स स्लैब को 750 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है। यानी अब होटलों में 1500 रुपये तक के कमरे लेने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। दिल्ली के होटलों में ठहरने वाले मुसाफिरों को अब 700 रुपये से ज़्यादा के रूम में 24% टैक्स चुकाना पड़ता है। इसमें 9% सर्विस टैक्स और 15% लग्जरी टैक्स होता है। छोटे और बजट होटल संचालक लंबे समय से टैक्स स्लैब में बदलाव की मांग कर रहे थे। त्रिपुरा में राजधानी अगरतला में हिंसा के बाद धारा 144 लगा दी गई है। मंगलवार को इंडिजिनस पीपल फ्रंट यानी IPFT के समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया। हथियारों से लैस इन लोगों ने शहर में खूब तोड़फोड़ की। उपद्रवियों ने राह चलते लोगों और सड़क किनारे दुकान लगाने वालों समेत किसी को भी नहीं बख्शा। कई वाहनों को आग लगा दी गई। इसके बाद पहुंची पुलिस ने उपद्रवियों को काबू में करने के लिए बल प्रयोग किया। मंगलवार की हिंसा में कुल 40 लोगों के जख्मी होने की खबर है। उपद्रवी अलग त्रिपुरा राज्य की मांग कर रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच लंबे समय से चला आ रहा गोदावरी जल विवाद सुलझ गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने कल मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ जल बंटवारे के करारनामे पर दस्तखत किए। दोनों ही सरकारों के बीच प्रणहिता नदी पर, तुमदिहेती गोदावरी पर मेंदिगाद्दा और पेनगंगा नदी पर चाणक कोराता बांधों पर काम शुरू करने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। महाराष्ट्र और तेलंगाना अंतर्राज्यीय बोर्ड की सिफारिशों के बाद इन 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके राज्य में आई बाढ़ की ताजा स्थिति से अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने बाढ़ से निपटने के लिए हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। राज्य के 20 जिले इस समय भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। लाखों लोगों पर बाढ़ की मार पड़ी है। वहीं देश के कई दूसरे राज्यों में भी बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। नदियों ने रौद्र रूप अख्तियार किया तो नदी के किनारे बसे बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, सारण, बेगूसराय, समस्तीपुर, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार जिलों में स्थिति गंभीर हो गई। सबसे ज्यादा तबाही पटना, वैशाली, भोजपुर और सारण जिलों में हुई, जबकि रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात कर राज्य के ताजा हालात से उन्हें अवगत कराया है। यह स्थिति जो उत्पन्न हो रही है उसका जो कारण है, इसके बारे में हम पिछले कुछ वर्षों से लगातार केंद्र सरकार के सामने अपनी बात रखते रहे।
कि जो गंगा नदी पर जो फरक्का बराज बना, तो उस फरक्का बराज के बनने के बाद सिल्ट डिपॉजिट होता चला जा रहा है उसके अपस्ट्रीम में, और वो आप समझ लीजिए कि अब वो पटना तक उसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट हो चुका है। बाढ़ की वजह से छपरा पटना का सड़क संपर्क टूट गया है। राज्य के 20 जिलों के लाखों लोगों पर बाढ़ की मार पड़ी है। 1 लाख से ज्यादा लोग 162 राहत शिविरों में रह रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत पहुंचाने में जुटी हुई हैं। पिछले कुछ समय से पानी का लेवल स्थिर है। स्थिर इस रूप में कि कभी 10 सेंटीमीटर बढ़ जा रहा है, कभी कम हो रहा है, क्योंकि ये जो नदियों का काम करने का सिस्टम है, जो फीडर नदियां हैं, सहायक नदियां हैं गंगा की, उनके वाटर लेवल में कितना बढ़ोतरी या कमी हो रही है, उसी पे पूरे गंगा के वाटर लेवल का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। उत्तर प्रदेश के बांदा में भी बाढ़ ने कहर मचा रखा है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से यहाँ के कई गांव डूब गए हैं। वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, इलाहाबाद, मिर्जापुर और चंदौली समेत कई पूर्वी जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। एहतियात के तौर पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 100 मीटर का डेंजर लेवल है। शाम को 8 बजे के आसपास, 8 से 10 के बीच में ये 102.2 पे जाएगी, तो लगभग 70 सेंटीमीटर के करीब बढ़ेगी। उसके बाद का हमारे पास फोरकास्ट अभी अवेलेबल नहीं है। प्रयास ये किया जा रहा है कि अगले यदि हम लोग 48 से 72 घंटे पास कर लेते हैं तो उसमें सारी स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी। मध्य प्रदेश में भी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। घरों में पानी भरने से हजारों लोग बेघर हैं। कई जगह खाने पीने के सामानों की भारी किल्लत हो गई है। राजस्थान में बारिश थमने से लोगों ने राहत की सांस ली है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हालात पर नजर रखे हुए हैं। प्रशासन राहत में जुटा हुआ है। गुजरात के वडोदरा में भी बाढ़ के हालात बनते जा रहे हैं। कडाना बांध से महिसागर नदी में 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत की तरफ से सौंपे गए दाऊद इब्राहिम के 9 में से 6 पतों को संयुक्त राष्ट्र ने लगभग सही मान लिया है। इन 6 पतों को सूची में संशोधित नहीं किया गया है। हालांकि 3 पते गलत निकले हैं और इन्हें हटा दिया गया है। भारत ने पिछले साल अगस्त में सौंपे डॉजियर में कहा था कि दाऊद इन 9 स्थानों पर अक्सर रहता है। डॉजियर के जरिए भारत ये बताना चाहता था कि दाऊद पाकिस्तान में छिपा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान इससे इनकार करता रहा है। अब 6 पतों को सही मानने के बाद पाकिस्तान पर दबाव बढ़ेगा। दाऊद को संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंधित कर रखा है। भारत को 1993 के मुंबई बम धमाकों में दाऊद की तलाश है। नेपाल ने कहा है कि भारत के साथ रिश्तों में सभी बाधाएं दूर हो गई हैं। 4 दिन के भारत दौरे करके लौटे नेपाल के उप प्रधानमंत्री बिमलेन निधि ने मंगलवार को ये बात कही। उन्होंने भारत दौरे को सफल बताया और कहा कि इससे दोनों देशों के रिश्ते और बेहतर हुए हैं। निधि ने भारत दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की थी। 15 सितंबर को नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड भारत आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के बावजूद उत्तर कोरिया ने पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। दक्षिण कोरियाई सेना के मुताबिक मिसाइल सिनपो शहर के तटवर्ती इलाकों से दागी गई है। खबरों के मुताबिक उत्तर कोरिया की इसी मिसाइल का पिछले महीने परीक्षण नाकाम हो गया था। इस वक्त अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच सालाना सैन्य अभ्यास चल रहा है। ऐसे में उत्तर कोरिया की तरफ से किया गया मिसाइल परीक्षण तनाव बढ़ा सकता है। जनवरी में भी उत्तर कोरिया के हाइड्रोजन बम के परीक्षण के बाद कोरिया प्रायद्वीप में तनाव बढ़ गया था। खेल मंत्रालय ने धावक ओपी जयशाह के आरोपों की जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी गठित करने का ऐलान किया है। कमेटी से हफ्ते भर के भीतर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। इस बीच इस मामले को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। The problem was, I think, because Jayasha fell unconscious at the marathon. She was little upset because she fell unconscious and she could not, do as expected at the marathon. Probably that must be one of the reasons why she has thrown this blame. एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के रियो ओलंपिक में मैराथन के दौरान धावक ओपी जयशाह के आरोपों को खारिज करने के बावजूद जयशाह अब भी अपने आरोपों पर कायम हैं।
वो पोटासियम ये सब सोडियम सब कुछ मेरा बॉडी के अंदर लिया, ये सब कुछ झूठ ही हो गया। फिर उधर का डॉक्टर लोग सब पागल था, हम लोग बस से ही था, उधर में कोई रहा नहीं, AFI का कोई पर्सन उधर है ही नहीं था। वो लोग बता रहे, इधर में बैठ के वो लोग बता रहे, उधर में ऐसा सिस्टम, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस बीच खेल मंत्रालय ने मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय समिति गठित करने का ऐलान किया है। कमेटी को 7 दिन के अंदर रिपोर्ट करने को कहा गया है। इस मामले को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। सरकार को और खेल मंत्रालय को शिद्दत से काम करना था। वो साफ लगता है कि मिसमैनेजमेंट था पूरी तरह से। ये तक है कि यहाँ इतनी बड़ी फौज वहाँ गई थी, वो किसी तरह का वहाँ मैनेजमेंट नहीं कर पा रही थी। यहाँ से बड़ी संख्या में स्पोर्ट्समैन के साथ साथ उनके सहयोग के लिए एक बड़ा डेलीगेशन गया था, और अगर हमारे एथलीट को पानी तक मुहैया नहीं करा सके वो, तो इससे पता चलता है कि वो वहाँ जाकर क्या कर रहे हैं। कोई जिम्मेदारी का उन्होंने सबूत नहीं दिया है। रियो ओलंपिक में भारत की ओर से हिस्सा लेने गई ओपी जैशा ने आरोप लगाया था कि जब वो मैराथन में हिस्सा ले रही थी तो उन्हें रास्ते में पानी पिलाने तक की कोई व्यवस्था नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वाडा की जांच में दोषी पाए गए पहलवान नरसिंह यादव ने पूरे मामले की CBI जांच की मांग की है। नरसिंह यादव ने एक बार फिर कहा कि उनके खिलाफ साजिश की गई है। अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ ने भी उनकी मांग का समर्थन किया है। पहलवान नरसिंह यादव पर वाडा के फैसले को कुश्ती महासंघ ने मानने से इनकार कर दिया है। उसका आरोप है कि इस मामले में सही समय पर कार्रवाई नहीं हुई, जिसका खामियाजा नरसिंह को उठाना पड़ा। अब महासंघ और नरसिंह दोनों ही इस मामले की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। CBI जांच चाहते हैं क्योंकि हरियाणा पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, अगर उन्होंने कार्रवाई की होती, गिरफ्तारी कर ली होती, तो आज ये हमारे देश को रियो में शर्मिंदा न होना पड़ता और एक मेडल लेकर के हम इस देश में आए होते। देखिए, बिल्कुल ये जो भी हुआ है मेरे साथ काफ़ी गलत हुआ है। इसकी CBI जांच होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जो भी हुआ है मुझे जानबूझकर बस रोका गया है। रियो ओलंपिक से कुछ चंद मिनट पहले मेरे बाउट के जैसे मुझे बोला गया कि आपको 4 साल को बैन किया गया। तो ये सब कुछ एक मतलब मेरे साथ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है और इसकी CBI जांच होनी चाहिए। जो भी लोग इसके पीछे हैं, जिन्होंने मुझे रियो ओलंपिक्स नहीं खेलने दिया, तो उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए। वहीं नरसिंह यादव के समर्थन में अखिल भारतीय यादव महासभा ने मंगलवार को जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और इंसाफ की मांग की। हमारी 2 डिमांड है। हमारी पहली मांग है कि CBI इंक्वायरी होके जो लोग दोषी हैं उनको सजा मिले, और इतनी कड़ी सजा मिले कि ऐसा घिनौना काम करने की किसी खिलाड़ी के साथ किसी दूसरे की हिम्मत ना पड़े। रियो ओलंपिक से ठीक पहले नरसिंह यादव पर प्रतिबंधित दवा लेने का आरोप लगा था, जिसकी नाडा ने जांच कर क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन ओलंपिक में मुकाबले से ठीक पहले वाडा ने यादव को दोषी मानते हुए उन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया था। रियो ओलंपिक में भले ही नरसिंह यादव कुश्ती के दांव पेच ना दिखा पाए हों, लेकिन अभी उन्हें एक कुश्ती लड़ना बाकी है, और वो है अपने इंसाफ की। अब देखना यह है कि क्या वाकई में इस पूरे मामले की CBI जांच होगी और क्या सच देश की जनता के सामने आ पाएगा। कैमरामैन प्रेम के साथ सोनू कुमार, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। रियो ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाने वाली पहलवान साक्षी मलिक बुधवार तड़के स्वदेश लौट आईं। साक्षी के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उतरते ही वहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। हरियाणा के 5 मंत्री भी साक्षी के स्वागत में एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए थे। यहां से हरियाणा के रोहतक में अपने गांव मोखरा खास के लिए साक्षी रवाना होंगी। कांस्य पदक विजेता साक्षी ने अपने जोरदार स्वागत के लिए लोगों का धन्यवाद दिया। बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। पूरे हिंदुस्तान ने मेरा साथ दिया, तो मैं सबको बहुत बहुत थैंक यू। इतना सपोर्ट किया उन्होंने और इतना वार्म वेलकम किया, तो सबको बहुत। बात खास शख्सियत की करते हैं। आज हिंदी फिल्मों के मशहूर संगीतकार कल्याण जी वीरजी शाह की पुण्यतिथि है। 30 जून 1928 को गुजरात में कच्छ में जन्मे कल्याण जी बचपन से ही संगीतकार बनने का सपना देखा करते थे। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने मुंबई का रुख किया। जल्द ही उन्हें बतौर सहायक संगीतकार हेमंत कुमार के साथ काम करने का मौका मिला। 1958 में प्रदर्शित फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त में कल्याण जी को पहली बार संगीत कंपोज करने का मौका मिला, लेकिन कोई खासी सफलता नहीं मिलने के बाद
1960 में उन्होंने अपने छोटे भाई आनंद जी को मुंबई बुला लिया। इसके बाद इस जोड़ी ने फिल्म जगत को करीब 250 फिल्मों में संगीत दिया। इनमें डॉन, बैराग, त्रिदेव, कोरा, कागज और सफर जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल हैं। 24 अगस्त सन 2000 को उनका निधन हो गया था। और अब आखिर में हेडलाइंस। श्रीनगर के ज्यादातर इलाकों से कर्फ्यू हटा। राजनाथ सिंह स्थानीय संगठनों से आज करेंगे मुलाकात। सेना प्रमुख की जवानों को संयम बरतने की नसीहत। राष्ट्रवाद बीजेपी की पहचान, कोर समूहों की बैठक में बोले प्रधानमंत्री। कांग्रेस ने बताया वादों से ध्यान भटकाने की कोशिश। महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच जल बंटवारे का विवाद खत्म। गोदावरी 3 सिंचाई बांधों को लेकर हुआ करार। बांध की ऊंचाई कम करने पर तेलंगाना राजी। आईआईटी छात्रों के लिए हॉस्टल में रहना नहीं होगा जरूरी। 2020 तक 1 लाख छात्रों को मिलेगा एडमिशन। काउंसिल की बैठक में हर साल 10,000 सीटें बढ़ाने का फैसला। और बिहार में बाढ़ से 22 लोगों की मौत, बेघर हुए हजारों परिवार। औरंगाबाद में नाव पलटी, 20 से ज्यादा लोग लापता। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।